अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर। नाज़रीन, 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत साजी पर की तमाम ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है और इसी सिलसिले में मेल मुलाकातें भी हो रही हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास भी हो रहे हैं पार्टियों के। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद ये ऐलान किया है कि वो मुस्लिम लीग नून के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार को वोट देंगे लेकिन विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिंध और बलूचिस्तान में उन्होंने हुकूमत बनाने का इंदिया दिया है और बिलावल भुट्टो ने यह कहा है कि एतराज़ात हैं इलेक्शंस पर, लेकिन इंतखाबात के नताइज को कबूल करेंगे ताकि मुल्क जो है वो आगे बढ़ सके। मुल्क के वसी तर मफाद में हम इसको आगे लेकर चलने का फैसला कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस मुल्क के सदर बने। कहा यह जा रहा है कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद होता है तो पीपल्स पार्टी इस वक्त हाईली बार्गेनिंग पोजीशन में है। क्या मुतालबात मजीद रखे जा सकते हैं और कौन सी ऑप्शन प्रिवेल करेगी, हम अपने पैनलिस्ट से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब और इसार राना साहब। मलिक साहब, सबसे पहले तो ये कि कल आपने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था उसके अंदर की खबर दी थी और आपने ये भी कहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा बनने नहीं जा रही है। और आज हमने देख लिया कि आज बाकायदा ऐलान हो गया कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या कोई खौफ है इसके पीछे कि पीपल्स पार्टी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रही? क्या खौफ नहीं है, खौफ नहीं है। ये इंतहाई एक खुदगर्ज सियासत है जिसमें आप मलाई सारी आप खाना चाह रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं, कहते हैं ना कि कोई एक आदमी विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। इस वक्त पीपल्स पार्टी विकेट के चारों तरफ खेल रही है। मैं अब आपको बताऊं किस तरह। एक तो वो दे आर पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, ताकत के आगे वो बिल्कुल बंदे के पुत्र है। वो इसीलिए पीटीआई की तरफ नहीं गए, विकेट का एक हिस्सा हो गया। नून की तरफ गए हैं, नून की तरफ। अब सवाल ये पीटीआई की तरफ नहीं गए, नून की तरफ गए। अब असल में क्योंकि पीटीआई ने तो उनको ऑफर ही नहीं कराई ना। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर आप तो फरमा रहे हैं कि हम हमारे पास नंबर नहीं है, तो भाई अगर नंबर तुम बात कर रहे हो 79 तुमसे ज़्यादा है नून के, तो आज़ाद जो पीटीआई के उनके उनसे भी ज़्यादा है। तो आप ये क्या बात कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं ना कि पीटीआई ने हमें ये क्योंकि पीटीआई के पास आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा हैं तो उन्होंने हमें शमूलियत की दावत नहीं दी, नून लीग ने दावत दे दी। शमूलियत की बात नहीं है। जिस वक्त 8 को अभी रात को इलेक्शन भी नहीं हुआ तो आप चिंची पे बाप बेटा दोनों रक्षा करा के सीधा कराची से लाहौर पहुंचे। किधर गए हैं आप आई फ़ौरन लाहौर आए। थैंक यू टू निगरान वज़ीर आला पंजाब, उसने पहले केक पेस्ट्रियाँ रखी हुई थी और भाजी मुकमुका करो, उन्होंने बता दिया कि आपने ये करना है, तो मैच तो फिक्स है। पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि ये कोशिश ये क्या कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि हम आने वाले दौर को भी सामने रखें। मतलब वो उसका मतलब है कि अपोजिशन भी हम है। यानी कि ये मैंने दुनिया की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है जिसमें मैंने कहा कि मैं अपोजिशन भी मैं आऊँगा और हुकूमत भी मैं आऊँगा। हुकूमत मैं किस तरह आऊँगा, वोट मैं दे दूंगा नून को, ठीक हो गया। अपोजिशन भी मैं करूँगा, वो पीटीआई को नहीं हमने देनी। ये गेम है। दूसरी गेम ये कि हमने क्या मांगा है, हमने मांगे पीटीआई को नहीं देनी भाई, इसीलिए तो अपोजिशन है। वो कह रहा है कि ये तो 5 साल में गांधी डालेंगे, ये सियासी इंतकाम लेंगे, ये लड़ाई झगड़ा करेंगे। और ये 5 दिन पहले नहीं उसको पता था वैसे बायदा भी। अब जो असल में आपको जिस पॉइंट पे मैं लाना चाह रहा हूँ कि देखें हमने कितने मीठे तरीके से पहले तनकीद की, जमहूरियत की बात की और साथ ही कह दिया कि हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसके पास नंबर ज़्यादा वो हुकूमत करे, हमें सिर्फ आप सदर दे दें, सिर्फ हमें स्पीकर दे दें और चीफ हमें दे दें, अपना सेनेट का दे दें। देखिए गेम क्या डाल रहे हैं। इनको पता है कि ये स्टेबल हुकूमत नहीं रहनी। इनको यही पता है कि पाकिस्तान में कई हमारे जो ताकतवर हैं वो बड़े डार्लिंग लोग हैं। किसी को एक दिन ख्याल आ गया कि नहीं यार पीटीआई और पीपल्स पार्टी का भी तो इत्तेहाद हो सकता है। इसीलिए आप देखें पूरे 1 महीने में एक भी डायरेक्ट अटैक नहीं किया इमरान पे और पीटीआई पे, सारे अटैक नून पे रखे। अब भी अटैक नून पे हो रहा है। तो एक फ्यूचर पॉलिटिक्स रखिए, कल को अगले 2 साल में 1-1.5 साल में हमें उनके साथ जाना पड़े तो हमारे 5 साल पूरे हो जाए। और सबसे जो पक्के स्टेटस हैं पाकिस्तान के, जितने आइनी उहदे हैं वो हमारे पास रहे और सिंध को हम खाते रहे, मलाई हमें वहाँ से आती रहे, सिंध हमारा सेफ है। तो पीपल्स पार्टी की ऑल विन विन है। उनकी सारी स्ट्रगल थी सिंध बचाना, वो तो उनको पहले ही मिल गया। आगे उन्होंने इतनी ज़बरदस्त गेम खेली और उन्होंने सारा प्रेशर नून पे डाल दिया और वो प्रेशर है परफॉर्मेंस का, बाद लंबी हो जाएगी। मेरा हाल में इंतहाई श्रूड, चलाक, इंटेलिजेंट, खुदगर्ज सियासत कर रही है पीपल्स पार्टी और इसमें कामयाब है। क्या आपको भी लगता है राना साहब कि ये खुदगर्ज सियासत है और जो पीपल्स पार्टी है इस वक्त मैक्सिमम गेन करने की कोशिश कर रही है? नहीं, खुदगर्ज सियासत तो तब वो किसी को हम तब कहें कि जब उसने अपने घर से बाहर निकल के भी कभी सियासत की हो। अभी 4-5 दिन पहले तो बिलावल मुनाजरे का चैलेंज दे रहा था। अभी 4-5 दिन पहले तो बिलावल साहब मुस्लिम लीग नून के अंदर कीड़े दिखा रहे थे कि मैं तो नवाज शरीफ के साथ कभी नहीं बैठूंगा। ठीक है ना।
कहाँ गई वो इखलाकी सियासत? नहीं तो वो तो कह रहे हैं ना कि हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्या ऑपोजिशन में बैठेंगे। क्या इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतू तो तुझे पाऊं, हारू तो पिया तेरी। यानी चट भी मेरा, पट भी मेरा। और पंजाबी में जो कहते हैं ना कि नाले खाओ खुबानियां ते नाले पनो बादाम ते चोपड़ियां नाले दो दो, हैं कि मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं होऊंगा। तो ये जो सदर और स्पीकर और चेयरमैन सेनेट, ये क्या राज्यसभा के होंगे? हाँ, ये कौन सी ये सदर की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी और फिर ये कह दिया कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये कैसी गवर्नमेंट है, कैसी हुकूमत है? मैं कह रहा हूँ कि ये क्या राज्यसभा के होंगे, कांग्रेस के होंगे कि आप क्या वो रियासत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होंगे, या मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे? ठीक है, इनका एक्चुअली वो कर क्या रहे, वो नून लीग को पानी में धक्का देके ना, ठीक है, जब वो डूबने लगेगी तो ऊपर से करेंगे मोए 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 मोए, ठीक है ना। और अगर वो नहीं डूबेंगे तो फिर वो उसके साथ साथ भागते हुए कहेंगे कि हला ला हम तुम्हें हल्ला शेरी दे रहे हैं, ठीक है ना। वो मलिक साहब, वो दो बंदे जा रहे थे पीपल्स पार्टी नून लीग, तो वो एक घड़ी मिल गई, उन्होंने घड़ी उठाई, घड़ी उठा के तो एक ने कहा कि यार जब उठाई तो दूसरे ने कहा यार हमारी दोनों की मोजें लग गई। तो जिसके हाथ में घड़ी थी उन्होंने कहा हमारी नहीं, मेरी मोजें लगी हैं। इतने में पीछे से आवाज़ आई चोर चोर चोर। तो जिसके हाथ में घड़ी थी उन्होंने कहा लो जी असी फंस गए। उन्होंने कहा असी नहीं फंस गए, तुसी फंस गए, ठीक है ना। तो ये इक्तिदार की घड़ी दोनों पकड़ के तय नहीं कर पा रहे कि मोजे किसकी लगेंगी, और जब अवाम उनके पीछे भागेगी तो कौन कहेगा कि नहीं तू कल ही है। अब इस खुदगर्ज बेरहम सियासत के अंदर मुझे बताएं, पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में, और मैनू वसीतर मुफाद दसते दियो, वो कौन सा वसीतर मुफाद है जिसमें तुम्हारे बच्चे जो हैं खरबोपति जो हर दफा उनका अब्बा वजीर आजम बनेगा, इनका अब्बा सदर बनेगा, ठीक है, उनकी लाडली वजीर आला बनेगी, इनका लाडला वजीर खारजा बनेगा। बाकी सारे मर गए, पाकिस्तान में और कोई टैलेंट नहीं, पाकिस्तान में और कोई बंदा नहीं है। फिर आप कहते हैं जी कैदी नंबर 804 की, और भाई उसने तो आपको पता है कामोकी से जो बंदा जीता है, जब उससे कहा गया ना कि जी कामोकी से कौन लड़ेगा, तो उसने कहा वो लड़ेगा जिसने अपनी साइकिल बेच के मेरा जलसा कराया था। राना मुबशर के पता नहीं, राना अलमास नाम है उस लड़के का, ठीक है, और वो साइकिल बेचने वाला जीत गया। तो आप एक तरफ आप अपने खानदानी बंदर बांट कर रहे हैं, एक तरफ एक बंदा साइकिल बेचने वालों को टिकट देके कामयाब कर रहा है, और फिर कह रहे हैं पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में 24 करोड़ लोग की जड़े भूखे मर देने, जो बिलों के लिए मरते हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, जो गैस नहीं चला सकते, जिनके बच्चे पढ़ नहीं सकते, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, वो वसीतर मुफाद नहीं है? कल तोड़े वसीतर मुफाद ने। ठीक है राना साहब, इस वक्त हमें मारूफ माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब ने ज्वाइन किया है। राजा आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राजा आमिर साहब जरा ये समझाइएगा कि जो पीटीआई है वो पार्लियामान में पोजीशन कैसे बनाएगी? एमडब्ल्यूएम के साथ उसने इत्तेहाद का फैसला तो कर लिया है, लेकिन किन नंबर्स के साथ, क्या क्या वो जो दावा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या ऑप्शंस हैं पीटीआई के पास? देखिए पीटीआई के पास अगर तो उसने दो बातें हैं अहम। एक तो बात अहम ये है कि अगर पीपल्स पार्टी चाहती है कि जी उस पे एक पार्टी की हैसियत हो और उस पे डिफेक्शन क्लॉज ना लगे कि उसके आजाद अरकान किसी और को वोट ना डाल सके जो पार्लिमानी लीडर की एडवाइस के बगैर, तो अब चूंकि वो एक पार्टी के तौर पे इस वक्त इलेक्शन नेशनल असेंबली के इलेक्शंस में नहीं आए, तो उन्हें डेफिनेटली एक पॉलिटिकल पार्टीज में जो उनके मेंबर्स हैं उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। जब वो एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, चाहे वो एमएम है या जो भी उनकी चॉइस है, तो उसमें जो इनके मेंबर्स उसमें ज्वाइन करते जाएंगे, फिर उनकी एक पार्लिमानी कमेटी बन जाएगी, पार्लिमानी कमेटी, उसका एक पार्लिमानी लीडर बनेगा, वो पीटीआई के ही इन आजाद मेंबर्स से एक होगा। तो जो फैसले और डिसीजन होते हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के नेशनल असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबलीज में वो पार्टी हेड का डिसीजन नहीं होता, वो पार्लिमानी हेड का डिसीजन होता है। तो जो भी पार्लिमानी हेड होगा वो जब कहेगा कि जी आपने मनी बिल में या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में या इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में किसी को वोट देना है या नहीं देना, तो वो उस पर बाइंडिंग होगा। और केस के अगर वो नहीं करते तो एक जजमेंट ऑलरेडी आ चुकी है कि उनका वोट भी काउंट नहीं होगा और उनकी सीट भी चली जाएगी। जहां तक रहेगी बात दूसरा पर्पस ज्वाइन करने का, वो ये है कि ऑल्दो उनका एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि जी हम चूंकि एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं,
तो हमें जो हमारे मेंबर्स हैं वो पीटीआई को ही ज्वाइन करें। लेकिन जो इलेक्शन रूल्स हैं 2017 उसका रूल 94 है, वो ये बड़ा क्लियरली कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी नेशनल असेंबली में उसको तस्वर किया जाएगा कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का एक इलेक्टोरल सिंबल होगा। अब इनके पास इलेक्टोरल सिंबल नहीं है रूल 94 के तहत, तो इन्हें ये प्रॉब्लम पेश आएगी। इसी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी फैसला कर दिया है, तो उसके लिए इनको फिर जो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे तो उसके तहत वो सीटें रिजर्व सीटें चली जाएंगी उस पॉलिटिकल पार्टी के उसमें आप उनसे एक लिस्ट तो उन्होंने ऑलरेडी दी हुई होगी उस पॉलिटिकल पार्टी में। तो जो खवातीन के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें पहले नंबर पे प्रायोरिटीज होती हैं, तो अगर उन्होंने 3 नाम दिए हुए हैं या 4 या 2, तो पहले तो उनको इलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद भी अगर इनकी रेशो ज्यादा बनती है तो फिर ये फ्रेश नेम्स दे सकती है पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर आमिर साहब एक चीज में इसी में वजाहत चाह रहा हूं कि जो नाम दे दिए गए हैं वही फाइनल है, अब उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। खवातीन के जो नाम दिए गए जी वही फाइनल है, उसमें एडिशन हो सकता है। अगर आपने 5 नाम दिए हुए हैं और आपकी जो सीटें हैं वो 10 बन रही हैं, तो आप 5 नाम और दे सकते हैं, लेकिन पहले वो 5 नाम एग्जॉस्ट होंगे, फिर 5 और नाम। ये नहीं कि अगर आपने नाम 5 दिए हैं और इलेक्शन जीतने की सूरत में आपकी 10 सीटें निकल आई हैं तो वो 5 किसी और को जाएंगी, ऐसे नहीं होता। ठीक हो। अच्छा राजा साहब, एक ये जरा कंफ्यूजन है कि जो कहते हैं कि आज़ाद जो होगा उसने 3 दिन में किसी पार्टी को ज्वाइन करना है, तो ये टाइम कब शुरू होगा? कॉमन सेंस बता रही है 8 को इलेक्शन हुए हैं, तो 5-4 दिन तो हो गए, ये 3 दिन कौन से होंगे? जो लॉ है वो ये कहता है कि जब इलेक्शन हो जाएं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने विद इन 14 डेज किसी भी जो जीते हैं अरकान उनका गजट नोटिफिकेशन करना है। इलेक्शन कमीशन उसको नोटिफाई करेगा। फिर जिस दिन से ये मेंबर्स नोटिफाई हो जाएंगे तो उस दिन से फिर उसके बाद 3 दिन शुरू होंगे, बिकॉज अभी तो खाली इलेक्शन हुए हैं, अभी तो वो मेंबर नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली नहीं बने, अभी तो वो सिर्फ कंसोलिडेशन हो रही है। फिर उसके बाद इलेक्शन में फॉर्म 47, फॉर्म 49, फिर इलेक्शन कमीशन उसमें जो सा है वो अपना कंसोलिडेशन करेगा, फिर वो नोटिफाई करेगा। अच्छा, जिन के राजा आमिर साहब जिन के नोटिफिकेशंस आते जा रहे हैं उनकी वो काउंटिंग 3 डेज की शुरू हो जाएगी उस वक्त से? नहीं, ये वो नोटिफिकेशन नहीं है जो आ रहा है अभी इलेक्शन कमीशन से। वो एक गैजेट नोटिफिकेशन होता है जो इलेक्शन कमीशन करता है जब इलेक्शंस फाइनल हो जाएं कि टोटल पार्टी पोजीशन के साथ किस के और कितने आजाद मेंबर्स हैं। दिस इज अ डिफरेंट नोटिफिकेशन, ये तो उसकी जीत का नोटिफिकेशन है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। मलिक साहब, सबसे पहले तो ये कि ये जो केपी सूरत हाल है, मैं ये डिस्कस करना चाह रही हूँ कि जो जमात इस्लामी की, पहले तो ये था कि केपी में जमात इस्लामी चूँकि 3 सीटें जीत चुकी है तो उसके साथ इत्तेहाद करने का आज ही ऐलान हुआ पीटीआई की तरफ से, लेकिन हमने फिर देखा कि वो जब रिकाउंटिंग में गए और दोबारा चेकिंग हुई तो जो जमात इस्लामी है वो तीनों सीट्स हार गई और जो पीटीआई के उम्मीदवार थे वो जीत गए। तो अब जमात इस्लामी जो है वो केपी असेंबली में मौजूद नहीं है, तो फिर इसके बाद क्या सूरत हाल होगी कि केपी में किस तरह से करके? जब राजा साहब का शुक्रिया अदा किया, मैं यही सवाल उनसे करना चाह रहा था। यही अलमिया इनका पंजाब असेंबली में जो मजलिस दूसरी पार्टी और दूसरी जमात इस्लामी की पंजाब असेंबली में भी कोई सीट नहीं, तो उनसे मैं यही समझना चाह रहा था कि एक पार्टी है जिसका 1 रुकन भी हो या 2 रुकन हो तो उसकी पार्टी एग्जिस्टेंस है, उसमें 100 जमा हो सकते हैं। अब ये टेक्निकली क्वेश्चन ये मेरा ख्याल है, मतलब मैं तो इस पोजीशन में नहीं बता सकूं, मगर एक चीज़ में जो मैं समझ रहा हूं जो इस पॉलिटिकली, क्योंकि खान साहब को इस इत्तेहाद से कोई फ़ायदा नहीं होगा, नंबर से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप समझते हैं कि वो सेंटर में हुकूमत बना लेंगी तो टाइम ज़ाया करने वाली बात है। जो मुझे पीटीआई की पॉलिटिक्स समझ आई है ना, आज मैंने खान को जो उन्होंने डालिया में बात की, जो मुझे समझ है जिस पर हमें बहस करनी है, पीटीआई एक लाइन लगाना चाह रही है इस वक्त जो पाकिस्तान है, ये थोड़ी खुली मैं बात करने लगा हूँ। पीटीआई एक लाइन ये जो उनकी पॉलिटिकल मूव मैं समझाने लगा हूँ कि एक एस्टेब्लिशमेंट है, एक नून लीग है, एक पीपल्स पार्टी है और एक एमक्यूएम है। ये 4 कुव्वतों को वो इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि खान का ये कहना कि आपने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से इत्तेहाद नहीं करना, अब बेसिकली वो ये चाह रहे हैं, ये पॉलिटिकल मूव है। मैं इसको अच्छा बुरा आपने फैसला करना है, लोगों ने फैसला करना है। तो
पीटीआई एक लाइन लगा रही है, इसीलिए उन्होंने जो गंडापुर जो वजीर आला भी लेके आए हैं पंजाब का, जो सॉरी KPK का, उसका 9 मई में भी नाम है। ज़रा समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान पॉलिटिकली किधर जा रहा है। तो मुझे लगा है कि पीटीआई वाले टोटल एक डिवाइड करने लगे हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो को। जिस तरह वो कहते थे ना, आप इमरान खान के साथ हैं या आप इमरान खान के मुखालिफ हैं। हाँ, ये थॉट लेके आया कि अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आप अगर समझते हैं धांधली हुई तो मेरे साथ आइए, क्योंकि इन पार्टी के पास वो नंबर्स नहीं है ना। वो पंजाब में उसको फ़ायदा हो सकता है, KPK में तो अकेले ही काफ़ी है ना, उसको फेडरल में फ़ायदा है। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा ये एक फिलोसॉफिक, एक पॉलिटिकल मूव से ज़्यादा है, ये नंबर्स की गेम नहीं है। राना साहब, अगर तो ये इस तरह से वाकईतन लाइन लग रही है तो फिर पार्लियामेंट में आने का मतलब क्या है? पार्लियामेंट में वोट के जरिए, पार्लियामेंट में जब आपने बैठना नहीं है या उसके फैसलों को तस्लीम नहीं करना, तो फिर इसका मतलब क्या है? आपके इमरान खान से राब्ते कैसे हैं, मुझे तो नहीं समझ आ रही। ये मैसेज उसने दिया कि हमने पार्लियामेंट में नहीं बैठना? न्यूज़ तो यही है। कहाँ पे है? वो तो नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हैं हम पार्लियामेंट में बैठेंगे। वो तो हुकूमत साजी का कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम तो हुकूमत साजी करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक बात बताऊं, हुकूमत साजी, लेकिन वो अपनी वो जो सीटें जो जिनका अभी नतीजा आना बाकी है, जिसपे वो कह रहे हैं कि 60-70 पीटीआई की जो ऑफिशियल पोजीशन है कि हम वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे, हम पंजाब में भी बनाएंगे। वो कह रहे हैं कि जो 70 सीटें जो हमारी होनी थी और जिनके अभी हमने अदालतों में जाना है, उनका नतीजा जो है वो हमारे हक में आ जाएगा। प्रैक्टिकली कैसे हम गलत तरफ चलेंगे, उन्होंने गिव अप नहीं किया। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे पहले तो ना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को मैं मुबारकबाद दूंगा और पाकिस्तान के वसी तर मुफाद में मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि इनमें तरमीम करके जो अपने इलेक्शन कमीशन के अरकान है ना, उन सबको सेनेटर बना दिया जाए और उन्हें एक पार्टी का नाम दे दिया जाए कि ये इलेक्शन कमीशन पार्टी कुछ जिंदाबाद टाइप ना। आप देखें कि वो किस सतह पे पर्सनल हैं पीटीआई के साथ, बाकायदा वो इसमें शर्मिंदगी भी नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े हैं उनके सामने। मतलब बल्ला छीन लिया उनके 10-100 कदम लगा दी, ने छीना, आप उन पे डालने इस तरह तो पहले उन्होंने छीना ना। नहीं, आप तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। नहीं, वो बाद में गए। तो सारी आगाज उन्होंने किया ना इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर, उन्होंने कहा जी ये यूं। अब KPK में जमात इस्लामी से पीटीआई इत्तेहाद करना चाह रही थी। उसके लिए ज़रूरी है कि जमात इस्लामी का कोई एक रुकन पार्लियामेंट में हो। उन्होंने उन सबको उड़ा के रख दिया, उन्होंने तमाम सीटें जीत के। ये तो पीटीआई के अपने हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के हक में गई ना, ये तीनों सीटें। ओ, ये ऐसे ही हक में गई कि जैसे मैं अपने जो कोई डाकू मुझे सामने नजर आ जाए और मैंने आपसे पैसे देने हो आपको, तो मैं पैसे निकाल के आपकी जेब में डाल दूं कि ये लो जी, अगो डाकू आप ही लूट लेगा। ठीक है ना? तो ये कोई नहीं, वो भी सुन लें तो अच्छा है सैफ साहब, कि असल बात ये हुई है कि जब इलेक्शन कमीशन ने जब ये देखा कि जमात इस्लामी से इनका इत्तेहाद हो सकता है, उन्होंने जमात इस्लामी का वजूद ही मिटा दिया वहां से। और अगर इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने करना है तो करते रहे, दुनिया जो कुछ कह रही है वो भी सुनते रहे कि उनके लिए क्या कह रही है इलेक्शन कमीशन। तो इतनी सीट्स भी तो दी हैं, मिली है ना KP में पीटीआई को, बड़ा एहसान किया है, पल्ले से दी है सीटें, वोट मतलब प्लास्टिक की सीटें घर से ला के दी हैं। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक के। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, जरा जो हमारी डिस्कशन चल रही है KP को लेकर कि KP में जमात इस्लामी की 3 सीट्स थी, जिसके बाद पीटीआई ने वहां पर इत्तेहाद का फैसला किया था जमात इस्लामी के साथ, लेकिन आज हमने देखा कि वो जो तीनों सीटें थीं वो चली गई वापस पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनके पास। तो अब क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि बगैर किसी पार्लियामानी जमात के तो पीटीआई गवर्नमेंट नहीं बना सकेगी? जी बिल्कुल, मैं इस हद तक तो आपसे इत्तेफाक करता हूं कि पार्लियामेंट में जो है वो सीटों की एलोकेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और हमारे उम्मीदवार चूंकि आज़ाद हैसियत में जीते हैं, इसलिए उनको रेगुलेट करने के लिए और पार्लियामेंट में एक स्टेटस देने के लिए हमें ये चीज़ चाहिए, क्योंकि अदरवाइज हम अपनी जो कमजोरी हमारी रहेगी वो ये होगी कि हम अगर हमारा कोई मेंबर स्लिप होता है तो हमें डिफेक्शन क्लॉज जो है उस पर अप्लाई करने में मसला होगा अगर हम बतौर पार्टी वहां नहीं होते। अब ये वो, और दूसरा इसमें इशू ये भी है, ये सेकेंडरी के हम रिजर्व सीटें नहीं हासिल कर सकेंगे, लेकिन यही वो वजूहात थी जिनकी बिना पर ये गौर हो रहा था कि हम जमात इस्लामी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग बनाए। उस सिलसिले में बातचीत भी हुई थी, लेकिन अगर जमात इस्लामी की जैसे कि सब खबरें आ रही हैं कि सीटें खत्म कर दी गई हैं, उनमें एक सीट के बारे में मुझे इत्तला मिली है कि शायद एक अभी बाकी है और 2 खत्म हुई हैं, वो भी हो जाएंगी। 3 हो गई हैं, एक पहले हो गई थी, 2 आज हो गई हैं। ओके, चलें, तो अगर ये सिचुएशन भी है तो उसमें मैं एक बात वाजे कर दूं कि KP में
अल्लाह के फजल से हमें रिजर्व सीटों की जरूरत भी नहीं है। अगर हमें नहीं भी मिलती और हम आजाद हैसियत में भी वहां बतौर ग्रुप अपना वजीर आला नामजद करते हैं और उसको इलेक्ट करते हैं, तो हमें क्योंकि हमारी इस वक्त तकरीबन ये जो 3 सीटें हैं, उसके अलावा हमारी कोई 8 सीटें और हैं जो इस वक्त उसमें हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने हैं, और उनमें भी फॉर्म 45 में हम बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीते हैं, लेकिन हमें फॉर्म 49 में हराया हुआ दिखाया गया है। लेकिन आप गवर्नमेंट तो उसी सूरत में बना सकते हैं ना जब किसी पार्लिमानी पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे। नहीं, ये गवर्नमेंट बनाने के लिए या वजीर आला इलेक्ट करने के लिए ये जरूरी नहीं होता कि आप किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हो। आपके लिए सिर्फ मेंबर बनना सूबाई असेंबली का वो ही रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारे लोग मेंबर हैं और वो पीटीआई के साथ हैं, तो वो चाहे पीटीआई का नाम ना भी हो, लेकिन एटलीस्ट आजाद हैसियत में भी बतौर एक ग्रुप के वहां हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं और वो बना लेंगे इस तरह। ठीक हो गया। तो ये जो अभी आज़ाद जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं जो वज़ीर आला नामज़द किए गए हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? क्या जो हम एक तकसीम देख रहे थे या कुछ खदशात कुछ लोगों की तरफ से जो पीटीआई के अपने लोगों की तरफ से जाहिर किए जा रहे थे, अब क्या सारे के सारे जो हैं वो उस पर मुतमईन हो चुके हैं? सैफ साहब, ये मैं थोड़ा सा इस सवाल को थोड़ा वो मॉडिफाई कर लूं कि गंडापुर साहब का जो नाम लिया है ये बड़ा सिंबॉलिक है। अभी मलिक साहब भी इस पे कह रहे थे कि उनका 9 मई के हवाले से भी नाम आता है, तो क्या ये समझा जाए कि पीटीआई अभी भी वहीं पे खड़ी है और वो उन लोगों को जो 9 मई में इन्वॉल्व हैं उनके पीछे खड़ी है और सिंबॉलिक वो ये समझते हैं कि हमने उसी को वज़ीर आला बनाने, कोई और चॉइस नहीं थी? नहीं, देखें, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो खान साहब का आज का ऐलान है ये मुतवक्को था, और ये इस तरह से मुतवक्को था कि अली अमीन गंडापुर साहब पिछले कई महीनों से खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं, और इन क्राइसिस के हालात में, जबकि वो खुद भी रोपोश थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज थे, फिर आपको पता है वो कई माह कैद में भी रहे, उन पर तशद्दुद भी हुआ, मुख्तलिफ किस्म के इशूज में और मसाइल में गिरफ्तार थे, लेकिन उसके बावजूद वो पार्टी के साथ इंटैक्ट खड़े रहे, और मुश्किल वक्त में उन्होंने हकीकत में पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में संभाला भी और मैनेज किया। अब इलेक्शन भी हुए, इलेक्शन भी उनकी क़यादत में हुए, तो जाहिर है कि किसी हद तक क्रेडिट जो है वो पार्टी चीफ को ही जाता है, जो उनको जाना चाहिए। अब खान साहब ने जो फैसला किया है, मैं समझता हूँ कि बर वक्त फैसला किया है, क्योंकि अगर वो ये फैसला ना करते, मैं इतना कहूंगा कि पार्टी के अंदर एज सच यकीनन हर उम्मीदवार, हर शख्स की, हर मेंबर की ख्वाहिश होती है कि वो वजीर आला बने, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में एक्सपेक्टेशन थी, तवक्कुआत थी कि उन्हीं को ही शायद नामजद किया जाए। अच्छा, लेकिन बैरिस्टर साहब, एक सवाल ये भी पैदा होता है ना कि क्या ये मुश्किल वक्त में साथ देने का एक रिवॉर्ड है? क्योंकि अगर आप ये देखें कि उनकी परफॉर्मेंस पे तो सवाल उठते हैं, जिस पर आपकी अपनी पार्टी से भी आवाजें आई। देखें, सवालात तो किसी के बारे में भी उठ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फैसला तो किसी एक शख्स से होना था, तो वो इस वक्त इन मौजूदा हालात में सबसे बेहतरीन उम्मीदवार खान साहब की नजर। अच्छा सैफ साहब, ये आपकी पार्टी का हक है, बिल्कुल सही आपने इस्तेमाल किया। मेरा सवाल है, थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन है। हमें यही समझ आई है जो मीडिया में 4-5 साल जो हमने काम किया कि लचक का नाम है, आपने पावर स्ट्रगल पाकिस्तान में ऐसा कोई क्लियर नहीं होती, जोड़ तोड़ का नाम है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जोड़ तोड़ में देखें, अगर आप 70 से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के साथ 5 सीटें हैं, आप उधर नहीं जा रहे, फिर पीपल्स पार्टी आती है 50+ आप उधर नहीं जा रहे, फिर MQM में आप उधर नहीं जा रहे, तो आप जो सियासी जोड़ तोड़ कर रहे हैं वहाँ तो लड़ना पड़ा कि उनकी कोई सीट भी है कि नहीं है। ये किस किस्म की सियासत है? ये पावर की सियासत है, ये एहतजाज की सियासत है? ज़रा थोड़ा हेल्प करें ना, हमें समझाएं पार्टी क्या सोच रही है। देखें, जो आपने खुद ही इस्तिलाह इस्तेमाल की पावर पॉलिटिक्स की, मैं समझता हूं कि ये आप जब ग्राउंड रियलिटीज का जायजा लें मरकज में पीटीआई की पॉलिसी के तहत, तो आपको नजर आएगा कि हम सिर्फ और सिर्फ नजरियात की सियासत कर रहे हैं, हम पावर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। क्योंकि अगर हम पावर पॉलिटिक्स करने वाले होते, इक्तिदार में रहने के लिए सियासत कर रहे होते, तो हम किसी न किसी पार्टी के साथ अंडरस्टैंडिंग बना लेते। हमारी इस वक्त कौमी असम्बली में सबसे ज्यादा सीटें हैं बतौर एक ग्रुप के। अब अगर हम चाहें तो हम पीपल्स पार्टी के साथ भी बात कर सकते हैं, हम नून के साथ भी कर सकते हैं और किसी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया। और खान साहब ने खुला बिल्कुल ओपनली कह दिया कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने नजरिए पर खड़े, हम तो इन 2 जमातों के साथ बात नहीं करेंगे, बल्कि तीसरी MQM का भी उन्होंने नाम लिया। तो बैरिस्टर साहब, ये मुझे ये बताएं कि अगर नजरियात हम ये मान लेते हैं कि आइडियोलॉजिकल लेवल पर जो है वो आप अपनी पार्टी को लेकर चल रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में नंबर गेम होती है हमेशा, तो पार्लियामेंट आपको वोट जो है वो वोटर ने इसलिए दिया है ताकि आप आए और आकर जो है वो गवर्नमेंट बनाएं और गवर्नमेंट का हिस्सा बने। बिल्कुल दिया है, लेकिन वोटर के
का जो मैंडेट था उसको तो चुरा लिया गया ना। वो ये इस वक्त की जो पार्लियामेंट है ये हकीकत में तो अवामी मैंडेट की रिफ्लेक्शन नहीं है, उसका इजहार नहीं है। अवाम का तो वोट चुराया गया। और किससे चुराया है? एक आरओ ने, जो एक सरकार का मुलाजिम है, उसने फॉर्म 49 के जरिए अवाम के हक पे डाका डाला है। अब उस वजह से हम मेजॉरिटी में नहीं आए। क्या हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम ऑन आवर ओन गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते? तो हमने ये फैसला किया। साहब साहब, आप समझते हैं आरओ जिम्मेदार है सारी धांधली का, कि कोई और भी जिम्मेदार है इस धांधली का? देखिए मेरी बात सुने, इसकी मिसाल वही है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले अपने इब्तिदाई कलमात में की, 9 मई के हवाले से, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। देखिए हमारे लोगों पर एक इल्जामात है, हमारे सामने इस वक्त आरओ ही है सामने, जिसके दस्तखत से फॉर्म 49 इशू हुआ है। उसको किसी ने कहा है, उसको किसी ने उस पर कोई असरअंदाज हुआ है, या उसने पैसे पकड़े हैं, या उसने अपनी दुश्मनी में ये किया है? ये चीजों तक तहकीकात होंगी तो सामने आएंगी। लेकिन हमें इस वक्त बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है कि फॉर्म 49 पे जिसके दस्तखत है वही हमारा मुजरिम है, उसी को ही हम। ठीक, अच्छा बैरिस्टर साहब एक आखिरी सवाल, जो पीटीआई है वो इस वक्त दावा कर रही है कि वो विफाक में हुकूमत बनाएगी, 180 सीट्स वो मतलब 180 सीट्स जो है वो उसके पास हैं। इसका दावा जो है वो किस तरह से कर रही है, जरा कैलकुलेशन करके बताइएगा। नहीं जी, देखें ये बात ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई थी। उस वक्त ये एक अंदाजा किया गया था कि अगर जेन्युइनली हम इलेक्शन होता और अवाम के जो हक राय दही है उसका क्लियर इजहार रिजल्ट में होता तो हम शायद 180 सीटें ले जाते। ये हमारी जेन्युइन एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वो तो नहीं हुई ना। अब तो हमारे पास 180 सीटें नहीं है, तो जब नहीं है तो हम अपोजिशन में बैठेंगे, क्योंकि इन 2 पार्टियों के साथ हमारा या 3 के साथ हमारे इत्तेहाद का कोई इरादा नहीं है। हम अपोजिशन में बैठेंगे और अपोजिशन का भी जो रोल है जमहूरियत में वो अवाम की एक राय का इजहार है। इंशाअल्लाह अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ बतौर अपोजिशन करेंगे। इस वक्त तो वाज़ेह नजर आ रहा है कि हम अपोजिशन में ही रहेंगे। ठीक है, अपोजिशन में पार्लियामेंट में बैठेंगे या सड़कों पर आएंगे? फिलहाल तो पार्लियामेंट में बैठने थे, उसके बाद देखेंगे सड़कों पे अगर मौसम ठीक जरूरत पड़ी तो वहां पर भी आएंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। उस्मा की ख्वाहिश है कि सर आप सड़कों पे आए, वो बेचारी बहुत जोर लगा रही है आपको कि आप किसी तरह सड़कों पे आ जाएं, पार्लियामेंट में ना बैठें। मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये बेचारी की ख्वाहिश का एहतराम कर ले सर। उनकी जो तारीखी है, उन्होंने कहा है कि हम सड़कों पे आ रहे हैं, वो मुसलसल कह रहे हैं हम पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं। पार्लियामेंट में आप उन्हें बदोबदी कह रही हैं सड़कों पे निकले, आप क्यों नहीं जा रहे, आपके पास 180 है। वो कब कह रहे हैं 180 है? मलिक साहब जरा मेरा ब्रेक ले लें, बाकी हम ब्रेक में बात कर लें। नहीं, अभी ब्रेक का वक्त नहीं हुआ। ख्वाहिशों पे मबनी सवाल ना करें। देखिए इसमें एक बात ये ऑन सुन ले मेरी बात। साहब साहब का थोड़ा एनालिसिस करें जो उनसे हमें बात समझ आ रही है। मेरी बात तकरीबन सही साबित हो रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो पावर पॉलिटिक्स में नहीं है। देखिए मैंने जो सवाल किया था, देखिए जिस पार्टी के साथ आप जुड़े हैं, इत्तेफाक की बात है 3 सीटें थी ना, आज वो भी तीनों गई और मजलिस की तो सीट ही कोई नहीं है। तो इसका मतलब है कि मेरा ख्याल है कि मुझे जो लग रहा है बानी चेयरमैन की जो थिंकिंग है ना, वो उसी पुरानी थिंकिंग पे हैं और उनको मेरा ख्याल पॉपुलैरिटी भी है इसमें। मैं कोई क्रिटिकल ठीक है, पॉपुलैरिटी वाला एलिमेंट है, लेकिन मेरे ख्याल में जो दूसरी पार्टियां हैं उनको भी अवाम ने ही मैंडेट दिया है, उनके मैंडेट का भी एहतराम किया जाना चाहिए। ठीक है, ब्रेक में जाते हैं। कहा है कि हम एहतराम नहीं कर रहे, आप पल्ले से डाले जा रही हैं कि एहतराम करें। ठीक, राना साहब ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है मुझे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मैं राना साहब से इसी का जवाब ले लूंगी। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद, वहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। राना साहब मुझे ये बताएं कि जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले आप ये कह रहे थे कि दूसरी पार्टियों का मैंडेट भी अवाम ने दिया है, तो ये जो सीट्स आई हैं वो उनके पास इसी सिलसिले में है, तो उनको कैसे निगलेक्ट किया जा सकता है? और अगर आप उस पर नहीं बैठते, मतलब पार्लियामेंट में किसी भी दूसरी पार्टी के साथ नहीं बैठते, तो फिर आपकी पोजीशन क्या है? नहीं, पार्लियामेंट्री पोजीशन ये कहाँ से एक इतला उतर आई कि वो नहीं बैठना चाह रहे? आपको किसने कह दिया? ये उनका नैरेटिव है। कहाँ है? किस नैरेटिव में कह रहे हैं? वो नैरेटिव है, न्यूज़ है। आपको क्या न्यूज़ है? मुझे बताएं, मैं न्यूज़ सुनना चाह रहा हूँ ना आपसे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ और एमक्यूएम के साथ तो नहीं बैठना चाह रहे। वो इसलिए नहीं बैठना चाह रहे कि उन्हीं के खिलाफ तो इलेक्शन जीता है। ठीक है, तो फिर क्या? सुन लेना मेरी बात, फिर क्या अब सुन तो ले। निगेट जो है ना अवामी मैंडेट को वो कर रहे हैं जो चोरी करके बैठे, जो अवामी मैंडेट चोरी करके बैठे हैं और जबरदस्ती की सीट है। मुबारक को आपको, शरीफ खानदान की आज 5 सीटों का नोटिफिकेशन हो गया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि ये 5 होने जरूरी है सबसे पहले, ठीक है, ताकि सब क्लियर हो जाए कि भाई ये सेफ जोन ही चाहिए। नहीं, बात ये है कि भाई वो एक नजरिए पे खड़े, उसकी कीमत भी दी, जेलें भुगती, मारे खाई, ठीक है, आज तक भागे फिर रहे,
ठीक है, उसके बाद वो अपने उस नैरेटिव पे खड़े, वो अब इख्तिदार के लिए नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की तरह गालियां दे एक दूसरे को और उसके बाद इकट्ठे हो जाए। अच्छा, फिर एक दूसरे के साथ मैं ये डिबेट को गलत आप असल में जो वो ये कह रहे हैं कि हम नून के साथ, हम पीपल्स पार्टी के साथ, अपना एमक्यूएम के साथ बैठेंगे नहीं, इसका ये मतलब नहीं हम असेंबली में नहीं बैठेंगे। वो कह, मेरी बात सुन लें, वो कह रहे हैं इनके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। राना का पॉइंट आप समझे, वो उससे ये जो तासर है ना बाइकआउट का, वो ये कह रहे हैं, ये बिल्कुल खान ने ये स्टेटमेंट दे दी है कि इन 3 जमातों से, ये तो मैंने भी आपको बात बताई है कि इनके साथ बैठेंगे नहीं। बैठने का मतलब ये नहीं कि हम असेंबली में नहीं जा रहे, इनका मतलब है हम इनसे इत्तेहाद नहीं करेंगे, लिहाजा हम गलत साइड पे वापस आए। आपने सुने, वो आप बात को नहीं समझे, वो कह रहे हैं हम बैठना चाह रहे हैं, आप उन्हें रास्ता ही नहीं दे रहे। वो जमात इस्लामी के साथ बैठना चाहते हैं, आप जमात इस्लामी की सीटें उड़ा देते हैं। आप वो किसी के साथ बैठना, आप उनको उड़ा देते हैं। मतलब क्या इलेक्शन कमीशन को पार्टी है? इलेक्शन कमीशन स्टेक होल्डर है इस हुकूमत की। वो कहते हैं हमने जमात इस्लामी से मिलना है, आप उनकी सीटें उड़ा देते हैं कि नहीं मिल सकते किसी से। तो बात यह कि मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, मैं आपसे बड़ा मुतासिर हूँ। जैसे बच्चे नहीं है वैसे मैं साहब लाया मैं बरोबर नहीं मैं उज़्मा से मैं ऐसे ही मुतासिर हूँ। इस बात में भी लड़ ले वोटिंग करा ले। मैं ईमानदारी की बात है, उज़्मा आपसे ऐसे ही मुतासिर हूँ जैसे बच्चे हैज़े से या चेचक से मुतासिर होते थे ना, बिल्कुल उसी तरह मुतासिर हूँ। लेकिन मैं सुन लेना, वैसे पीटीआई जो है पीटीआई मुझे लग रहा है, लेकिन मैं एक जुमला सर मैं आपसे ये कहूँगा कि जब आप सवाल करती हैं तो उसका पूरा बैकग्राउंडर आपके पास होना चाहिए। ये असूली बात, ठीक है ना, वो होना चाहिए, उस पर फिर बात करें। आप देखें ना, हम ख्वाहिशात पे मबनी की बात कर देते हैं। ख्वाहिशात की बात नहीं है राना साहब, मैं जब सवाल करती हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। आप मुझे जो जरा उनकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, अगर वो पार्लियामेंट में नहीं बैठते या हुकूमत नहीं बनाते तो उसमें वो पार्लियामेंट में आके बैठने का क्या फायदा है? कि अगर आप इतने ज्यादा पॉपुलर हैं, उन्होंने कब नहीं बना रहे, तो कब किसको कहा है उन्होंने कि नहीं बना रहे? ग्राउंड्स पे बना रहे हैं, मेरा सवाल ये था। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये जो है क्या नाम है अली अमीन गंडापुर साहब, इनको अगर मुश्किल वक्त में साथ देने पर इनको रिवॉर्ड दिया गया है, तो ये भी तो एक रिवॉर्ड देना है ना। जो राना साहब हमेशा कहते हैं कि ये दूसरी जो पार्टीज़ हैं वो रिवॉर्ड देती हैं या नवाजती हैं, तो आज ये क्या है कि अगर मुश्किल वक्त में साथ देने पर अगर एक ओहदा दे दिया जाए और कारकर्दगी वहाँ पर ना मैटर करे तो फिर क्या होना चाहिए? उस्मा, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरी जो 4 महीने से जंगोजदल जारी है ना राने से, उसमें थोड़ा इश्क भी है, थोड़ी जंग भी है, उस पर मैं बात करूंगा। देखें, इस मुल्क में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक है मकबूलियत, एक है कबूलियत। मैं समझता हूँ, मेरा 4 महीने पहले एक स्टैंड था कि नवाज शरीफ हुकूमत में आएगा, नून पावर में आएगी, पीटी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं कोई वो नहीं कह रहा कि जी मेरी खबरें सही साबित हुई, आपके सामने है। आज तो शहबाज ने भी कह दी कि प्राइम मिनिस्टर हमारा कैंडिडेट नवाज शरीफ है। अभी तक ऑफिशियली नून का जो कैंडिडेट है वो नवाज शरीफ है। इसका मतलब है कि उन्होंने एक नई चीज़ साबित कर दी, जो मेरा रियलिटी इस मुल्क में आप जब तक पावर का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो पावर के साथ चलेंगे, सीधी सीधी बात है। अब मुझे ये लगा है, जो आपका असल सवाल है, ये गंडापुर बड़ा एक सिंबॉलिकली करेक्टर है। ये इसलिए करेक्टर सिंबॉलिक है कि मुझे लगा है कि पीटीआई बानी ने ना ये फैसला कर लिया कि मैं मकबूलियत के साथ खड़ा हूँ। जो उसकी पॉपुलैरिटी है, चाहे वो 100 लोग हैं उसको पसंद करते हैं, सारा पाकिस्तान लगता है। मेरा ये एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस है कि खान ने एक पोजीशन ले ली है कि मैं साबित करने जाऊँगा इस इंतखाब में धांधली हुई है, हमें सही वोट नहीं मिले। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, वो हर वो पार्टी को अपने साथ जोड़ है जो धांधली का केस बना रही है। हमारे यहाँ मैं भी उस क्राइम में शामिल, उस मीडिया में शामिल। आज आपको पता है, आज बलोचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल है। मेरा हमारे निगरान को, वज़ीर आज़म को पता ही नहीं कि बलोचिस्तान हिस्सा है। आपको पता है बलोचिस्तान 4 दिन से पाकिस्तान से कटा हुआ है। ये मैं धांधली की बात कर रहा हूँ। और आपको ये पता है कि 16 फरवरी को जमात इस्लामी भी धरना दे रही है। तो मुझे लगा है कि पीटीआई की जो पॉलिटिक्स है वो इस नए लाइन पे जा रही है। इधर नून तो अपनी विक्ट्री ले गई है कि भाई हमें मकबूलियत है नहीं है, ये हमारी बहस नहीं है, हमने पावर लेनी है, वो भी अचीव कर गए हैं। अब पीटीआई इस लाइन पे जा रही है कि भाई इस मुल्क में फेयर इलेक्शन हुई, हमारे साथ ज़्यादती हुई। ये देख लें, जो नया पाकिस्तान का फ्यूचर सिनेरियो बनने जा रहा है वो वही बनने जा रहा है, मकबूलियत एंड कबूलियत। ठीक, राना साहब एक खबर आपके साथ मैं शेयर करना चाह रही हूँ। ज़राए ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने नाम फाइनल कर दिए हैं शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आज़म और मरियम नवाज़ का बतौर सीएम पंजाब। नहीं, पूरी खबर नहीं है। सदर नवाज शरीफ साहब होंगे वजीर खजाना। सदर का तो वो आसिफ जरदारी साहब के साथ मैं बता रहा हूँ ना, पूरी खबर सुने, मैं पूरी खबर सुनाता हूँ ना आपको। सदर होंगे नवाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब होंगे वजीर खजाना
और शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे का नाम हमजा को भी गुदो हमजा साहब वजीर दाखिला होंगे। असल में इसने गुस्सा ठीक है निकाला ना, हमजा साहब होंगे वजीर दाखिला गुस्सा कर और जुनेद साहब वो होंगे अमूर नौजवाना के वजीर। और कोई रह तो नहीं गया? और एक बेटी और भी उनकी है, अस्मा अब वो चूंकि सियासत में नहीं है, हम उनका एहतराम करते हैं, हमारी बेटियों जैसी वजीर है। बेमहकमा अच्छा, यानी जो सियासत में नहीं होगा उसका एहतराम किया नहीं नहीं, जाएगा। सियासत तो जो नहीं सियासत में होगा और अपना एहतराम नहीं कराएगा तो मैं पल्ले से तो नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मेरे बच्चे भूखे मर रहे होंगे और तुम्हारे बच्चे खाए जाएंगे और उनको आप वध के कहोगे टॉफी खा, चिंगम खा, लंदन जा, पासपोर्ट पाकिस्तान का फाड़ के फेंक दे और फिर भी मैं इनकलाब लेके आऊंगा, तो भाई मैं नहीं समझता कि मेरा बनता है ड्यू। दूसरी बात यह है कि ये जो आपने खबर सुनाई मैंने कहा पूरी बता दूं। दूसरी तरफ सिंध में भी जरदारी साहब उनकी तरफ से जो नाम फाइनल हुए, जरदारी साहब सदर होंगे, बिलावल साहब वजीर आजम होंगे, उनकी हमशीरा जो है वो सिंध की वजीर आला होंगी, आसफा जो है वो वजीर दाखिला होंगी। को रह तो नहीं गया? नहीं, वो राजस्थान में 2-3 मिनिस्ट्री अच्छा, इंडिया में भी सोच रहे उधर भी को रह तो नहीं गया ना? ठीक है, क्योंकि जमहूरियत इसी का नाम है ना, बस यही है, अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों को दे, ट्रेजेडी है ना, ठीक है ना, बांटे जाए। पाकिस्तान को 1991 से लेके आप तक आज तक आपने इसी तरह क्या नाम है बांटा है। वो एक शेर है कि दुखों ने बांट लिया है मुझे यूं आपस में कि जैसे मैं कोई लूटा हुआ खजाना था। तो लूटा हुआ खजाना है भाई, हम 24 करोड़ लोग, ये पाकिस्तान के वसाइल लूटा हुआ खजाना लूटे जाओ। एक मिनट इंसाफ से बात करो, रियलिटी की बात में तुम्हारे जज्बे को, रियलिटी में जीता कि नहीं, पावर जीती है कि नहीं, नवाज शरीफ जीता कि नहीं, इस पे क्या कहते हो? बोलो सिर्फ 1 मिनट मुझे देना इस जुमले मैं चुप, ठीक है ना, कि नवाज शरीफ जीता या नहीं। अगर बेईमानियां करके ताकतवर को साथ मिला के लोगों की आंखों में धूल झोंक के अगर आप समझते हैं ना कि ये जीत है, तो फिर दुनिया के अंदर जितने हलाकू खां से चंगेज खां से लेके ना, मैं नाम ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, ठीक है ना, वो सभी पावर पॉलिटिक्स के बहुत बादशाह थे, ठीक है ना। और अगर इखलाकियात कोई चीज होती है ना, तो 8 फरवरी को अवाम ने फैसला दे दिया। अच्छा। अब आप उसे कुचल दें, दबा दें, नोटिफिकेशन कर दें, 45 फार्म ना खोलें, 47 फार्म ना खोलें, आप उसके ऊपर फटाफट कह दें कि जी ये नाकाबिले समात है, जो मर्जी कर दें, लेकिन जो प्रिवेल कर गई ना बात, वो प्रिवेल कर गई देखो कि अवाम का फैसला ही सब कुछ है। मैंने भी एक ताकत के फैसले से ज्यादा तारीख हमेशा ताकत के फैसले को नहीं, इखलाक के फैसले को याद रखते। मैं कोई मिसालें नहीं देना चाहता। ब्यूटीफुल मेरा आर्गुमेंट देख रहे, आज आपने प्यार से लड़ाई लड़नी, बिल्कुल नहीं होता, सवाल सुन ले, कहते हैं कि इखलाकियात का सियासत में भी कोई ताल्लुक है। नहीं, मुझे 1 मिनट प्लीज, मैंने उस 1 मिनट दिया था मुझे। आपने जनाब 100 से ज्यादा आपके, आज आप जो 95 लोग लेके हैं ना आजाद, इतने आपके एमएनए थे आज से 2 साल पहले, आपने उसका इस्तीफा दिलवाया। इन लोगों का ये आर्गूमेंट था जी इखलाक। फिर उसके बाद आपने बड़ी देर बाद, आपको याद है, हम तो पंजाब में भी इस्तीफा दे देंगे, हम केपीके में भी इस्तीफा देंगे। इसका जवाब लेना मुझसे आपने। 2 आपने लॉन्ग मार्च की, हर बार ये यही लोग कहते थे बाजी पलट गई, ये हो गया, फलां हो गया, इंटरनेशनल हो गया, नवाज आएगा नहीं, वापस नहीं आएगा, भाइयों की लड़ाई होगी। चले जी आपके 2 लॉन्ग मार्च भी हो गए, फिर आपने 100 जलसे किए। ये पाकिस्तान का मेरा रिकॉर्ड होगा किसी भी लीडर का, जो खान को क्रेडिट भी जाता है। 100 जलसे किए, 2 आपने वो तोड़ी, ये की, वो की, फलांगी। अब आके इस पे आ गए हैं कि जनाब इलेक्शन जो है ना, मतलब अब मुझसे जवाब लेना इसका आपने। मेरा आर्गूमेंट ये है कि एज ए रियलिस्ट जो पाकिस्तान की रियलिटी है वो वही चीज साबित कर रही है कि यहाँ की पॉलिटिक्स सारी पावर बेस है। ये साबित हो गया, अब आप बोल लो। तो पॉलिटिक्स तो पावर ही हुई ना। नहीं, अब सुन ले, तब्लीग है ये। इखलाक ने क्या तब्दीली लाता है। हम समझते थे पाकिस्तान की सियासत इलेक्टेबल्स के गिर्द घूमती है। हम समझते थे कि पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ अमीर आदमी जीत सकता है। पहली दफा हुआ कि ऐसे लोग जिनको कोई नहीं जानता था, उन्होंने इलेक्टेबल्स को नाको चने चबवाए। पहली दफा हुआ कि एक तरफ पैड बांध के, हेलमेट पहन के, ग्लव्स पहन के, अंपायर को साथ मिला के, हेलीकॉप्टर से नीचे उतर के, मीनारे पाकिस्तान में फुल पत्तियां फिकवा के, यहाँ पे वो कबूतर बिठा के, ठीक है ना, ते दिल करे गुटकू गुटकू करके, उसके बाद आप उतरे और नन्हे नन्हे बच्चों ने, जिन्हें कोई भी नहीं जानता था, उठा के वो मारा खाड़े से बाहर। पहली बार हुआ कि इलेक्टेबल्स की सियासत पाकिस्तान से खत्म हुई। पहली दफा हुआ कि 2 पैसों के बगैर भी नजरिया जीत सकता है। साबित हुआ। आप कह रहे कुछ हुआ ही नहीं, पाकिस्तान की नफ्सियात बदल गई, इलेक्टेबल्स खानदान खत्म हो गए। कहां, मुझे बताएं, कहां गए खटक, कहां गए जहांगीर तरीन, कहां गए फिरदौस आशी कवान, कहां गए फयाजुल हसन चौहान, कहां गया ख्वाजा आसिफ, सब खत्म हो गए। इसलिए कि इखलाक जीत गया, असूल जीत गया और साबित हो गया
कि जिनके नजरिए मजबूत हो उनको इस तरह नहीं हराया जा नवाज सकता। शरीफ जीत गया तुम्हारे हिसाब से, इस्लामाबाद चला गया, नूर जीत के भी अखलाकी तौर पे ठीक है, मैं ठीक जीत है। गया, कौन सी जीत की ठीक है, बात बट कर रहे तुम्हारी जीत बड़ी अच्छी है भाई, ठीक है, ये बहुत अच्छी जीत मेरा है। ख्याल है फिर तारक जमील को बना दो प्राइम मिनिस्टर जी, ये जिस इखलाकी हाँ नहीं, पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है वैसे उलमा की, वरना क्या कहते हैं सराजुल हक साहब इस्तीफा ना देते। साजुल हक साहब को आपको पता है जब वो वजीर खजाना थे केपी के हुकूमत में, तो वर्ल्ड बैंक ने तस्लीम किया था कि ही इज द पर्सन जिसे पता है कि पैसे कैसे बचाए जाते हैं। उन पे आज तक कोई एक पैसे का इल्जाम है, उनके किरदार पे कोई एक पैसे का इल्जाम है? उन्हें सियासत छोड़नी पड़ गई क्योंकि आपके दौलतवंद ताकतवरों ने, माफियाज ने इस सियासत के अंदर शरीफा का दाखिला ममनू करार दे दिया है। सराजुल हक की वापसी इस बात की अलामत है। अच्छा, मैं ज़रा डिस्कस करना चाह रही हूँ कि जो निगरान वज़ीर आज़म ने कल जो स्टेटमेंट दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद नहीं था, जो इलेक्शंस रिज़ल्ट हैं कौम ने कबूल कर लिए हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड भी हमने दिया है, धांधली का भी कोई वाक़या नहीं हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे कि देखिए मतलब आप प्राइम मिनिस्टर चाहे निगरान हो जो कुछ आप लड़ तो नहीं सकते। मेरा ख्याल है शायद उनको कोई बंदा समझा सकता है, ज़रा आप पता कर लें, अपनी अदालतों से पूछ लें कितने लोग हैं, कितने MNAs हैं, कितने MPs हैं जिन्होंने धांधली पे आपको शिकायत की है। आधी खबर तो मैंने आपको पहले दे दी है। 4 दिन पहले पूरा बलोचिस्तान कटा हुआ था पंजाब से, सिंध से, वो मेरा हालांकि वो बलोची है और हमें इस बात पे बड़ा मान था कि हमें थोड़ा सा, जो मलक अभी कह रहे हैं कि वहां हड़ताल है, मीडिया ने बात की उसके ऊपर, कोई बात नहीं। 16 को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए जो दुख की बात है वो अलग बात है। निगरान साहब के होते हैं, वैसे तो मैं समझता हूँ कल को अगर इमरान खान बने या नवाज शरीफ बने, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का होता है। आप किसी पार्टी के नहीं होते यार, आप तो है ही निगरान प्राइम मिनिस्टर, आपका काम ही नहीं कि आप पार्टी बने, आप किसी को डिफेंड करें। आपका सिर्फ एक काम था, मतलब मुझे लाहौर में, मैं कल गुफ्तगू में भी बता रहा था, मैं राजा अकरम, मुझे जो यहाँ के MNA के कैंडिडेट थे ओन चौधरी के मुखालिफ, और ही इज ऑन रिकॉर्ड कि यार DSP आया, DSP मीन निगरान हुकूमत, क्योंकि वो निगरान हुकूमत को बताया था। देखो ना जरा अकल से सोचे ना, इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत दोनों का क्या काम था? इलेक्शन कराना। अगर एक कैंडिडेट हो जो वो खुद लॉ का माहिर हो, बैरिस्टर हो, वो कह रहे हैं जी मुझे DSP ने बाहर निकाल दी, तो मेरा हाल है। एक जुमला और मैं मलक के स्पोर्ट में कहूंगा, जिस मुआशरे के अंदर सलमान राजा जैसे तालीम याफ्ता शख्स को धक्के दिए जाएं, गिरेबान से पकड़ के उसे बाहर फेंका जाए, एक DSP फेंके, उस मुआशरे पे अगर मैं रोऊंगा नहीं तो मैं क्या करूंगा? अगर इस मुआशरे के अंदर सलमान राजा जैसे लोगों की गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना, अच्छी खबर है, और रोने का बहुत टाइम मिलेगा कि और बड़ा रोना है। ये कह रहा है, पता है इस बात का मतलब क्या है? वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान में इसी तरह होता रहेगा, ठीक है? वो मुझे ये कहना, शायद इस शेर के अंदर रोने वाले को ये बता रहा है कि तेरी जिंदगी रोते गुजरेगी, ठीक है ना? राना साहब, जो अभी निगरान वज़ीर आज़म की एक और स्टेटमेंट मुझे तो बड़ी पसंद आई, आप मुझे बताएं कि आपको पसंद आती है कि नहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका कौन होता है हमारे मामलात में मुदाखलत करने के लिए? तो बात है, तालियां, कमाल है जी। यानी कि अगर कोई बंदा कहे उन्हें अमेरिकन को कि एब्सोल्युटली नॉट, और कोई बंदा उन्हें कहे कि मैं नहीं दूंगा अड्डे तुम्हें, कोई कहे कि मैं तुम्हें ड्रोन अटैक नहीं करने दूंगा, तो वो मुजरिम है। और हमारा वजीर आजम जो है अगर वो गुफ्तगू में कहे कि जी वो अमेरिका कौन होता है हमें कहने वाला, तो बड़ी बात है। और एक बात और, अब ये दुखी दिल से कह रहा हूं, ये मुझे कहता रोता है, और मेरे गम के मारो का ना कर, गम के ये अंधो नसीब, दर्द भी दिल में ना होता तो कराहे जाते। हमारी तो आदत बन गई ना। मुझे एक बात का जवाब दें, हम जो इतने चैंपियन बनते हैं ना, बड़ी बातें करते हैं, 2 बात जुमले कहूंगा आपको। एक जुमला ये कि एक अमेरिकन ने कहा था कि हम पैसे के लिए अपनी माँ भी बेच देते हैं, मुझे बड़ा तकलीफ हुई थी। तो क्या आज जो लोग जमीर बेच रहे हैं पैसे के लिए, क्या पूरा नहीं उतरते हम उस पर? फिर एक और बात मुझे बताएं, जब यहां से हमारी बेटी आफिया सदीकी को उठा के लेके गए, यूसुफ रंजी को उठा के लेके गए, ठीक है, फिर उसके बाद रेमंड डेविस ने यहाँ बंदे मारे, और मारने के बाद 2 बंदों मजीद को कुचलता हुआ यहां से लेके गया, तो तब हमारी गैरत कहां थी भाई? बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। क्योंकि अमेरिका अपने शहरियों की हिफाजत करता है, और हम अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकते। हम अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सके। उसके साथ जो कुछ वहां पे हुआ है, तारीख में जब वो अल्फाज आएंगे हमारा सर शर्म से झुक जाएगा कि उन्होंने हमारी बेटी के साथ क्या राना साहब, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और हम बात करेंगे कि अभी जो हुकूमत बनने जा रही है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिन जिन ऑप्शंस पर गौर किया जाता है, और इन ऑप्शंस के नतीजे में अगर कोई गवर्नमेंट बनती है तो वो किस कदर मुस्तहकम होगी। और ये इलेक्शंस जो है, क्या हम ये समझ लें कि ये इलेक्शंस जो हैं इससे इलेक्टेबल्स का खात्मा हो गया है और ये एक पॉजिटिव चेंज है? इस पे बात करेंगे, स्टे ट्यून्ड।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, जिसमें इकोनॉमिक कंडीशन जो हैं वो हमारी टॉप प्रायोरिटी हैं, टेररिज्म है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वक्त की ज़रूरत है, क्लाइमेटिक चेंज, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं और जो आने वाली गवर्नमेंट है उसको इन सारे चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। मलिक साहब, सबसे पहले तो ये कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बड़ी ज़रूरी होती है। इन सारे सब चीज़ों से ऊपर जो है, सब चैलेंजेस से ऊपर हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सामना है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ये सारे चैलेंजेस एड्रेस हो सकेंगे। तो क्या पॉसिबल है कि अभी जो हुकूमत बनेगी कोई इस्तेहकाम की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं पाकिस्तान? मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उसकी वजह के सबसे ज़्यादा जो फंदा गले में डाली है ना, खुद नवाज शरीफ ने डाली है। जब आप बार बार हर तकरीर में फरमाते हैं कि 2017 में तो रोटी इतने की थी, बिजली इतने की थी, तो आपने लोगों से एक वादा किया। तो मुझे लगा है, मैं बार बार जो आपको कह रहा हूँ कि जितनी चालाकी मुझे पीपल्स पार्टी में नज़र आ रही है ना, वो लगता है वो फंदा डाल गया नून के गले में। पावर पॉलिटिक्स अब नहीं था, मेरी वो जो पोजीशन है कि पावर जीत गई है, मगर पावर ने सस्टेन तो परफॉर्मेंस से करना है। अब जो भी प्राइम मिनिस्टर जिस तरह आप जाके बैठी हैं वो बैठेगा, तो आपने जो उधार देने होते हैं, जिसको ये सर्कुलर डेट बोलते हैं, 4000 अरब तो IPPs वाले खड़े हैं। 4000 अरब की मैं बात कर रहा हूँ, 3000 अरब आपके कर्जे और सूद हैं। ये भी पिछला डाटा मैं आपको दे रहा हूँ, अब मजीद बढ़ेगा। 2000 अरब के करीब आपने दिफा के लिए रखना है, 900 अरब आपने PI का जो जुआई पाला हुआ है उसके लिए रखना है, रेलवे लग गया, वो जो स्टील मिल लग गया, 3500 अरब गैस का है, 1000 अरब पेट्रोल का जो PSO कहते हैं आपने देना है। और उसके बाद आपने जो रियासत जिसको हमारी फेडरल हुकूमत बोलते हैं, 37 मिनिस्ट्री हैं, चारों सूबे, आज़ाद कश्मीर ये डाल के 18,000 अरब का खर्चा है। सिंपली बजट में मैं आपको आता हूँ, बजट पे जब प्राइम मिनिस्टर के पास आने हैं ना पैसे, उसके पास 9,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा होता है। जब वो वजीर बताता है, कहता है खर्चे कितने, कहता है 14,000 अरब। 5 से 6,000 अरब का आपका बजट का टैक्स लगा के मैं अभी मैंने आपको कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई कि एजुकेशन पे हम शर्मिंदगी की हद तक लो ऑफ द लोएस्ट है। हम यूनाइटेड नेशन कहती है कि कम से कम 4% GDP का एजुकेशन लगाओ, हमारे यहाँ तल्लक ही कोई नहीं, हेल्थ है कोई नहीं। मुझे बता दो 2011 में कौन बंदा है राणा भावें को पल्ले पैसे दे दें आशी तो मसला लो, ये तो वक्री गल है। मुझे बताओ हाउ ही विल डिलीवर, नो नॉट एट ऑल। ये राणा साहब तो कहेंगे कि वो सारी प्रॉपर्टीज बेचें और लाके जो है वो पाकिस्तान में नहीं। वैसे ईमानदारी की बात है, मैं आप दोनों से भी चलें सवाल करता हूँ। अगर मैं ये क्लेम करता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए क्लेम करता हूँ कि मैं अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मलिक साहब आप भी ज़रा सुने, मैं चाह रहा हूँ, मैं बहुत बोल लिया, बहुत चीख लिया, तो मैं इन अ वेरी स्लो टोन आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन कि मैं कहता हूँ मैं अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने घर से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरे घर की छत टूट गई हो, पर नाले से पानी छत से गिर रहा हो, गैस उसकी ख़त्म हो गई हो, बिजली जो है उसकी तारें टूट गई हों, मेरे बच्चे कोई वहाँ भूखा पड़ा है, कोई वहाँ पड़ा है, और मेरे अहले खाना जो हैं वो नंगे सर रोटी के लिए इधर उधर भागते फिर रहे हैं, और मैं कहूँ कि मेरी तो बड़ी जायदाद है बाहर, तो एम आई फेयर विद माई होमलैंड? क्या मैं उनसे फेयर हूँ? अगर मैं फेयर हूँ तो मुझे तो इनके साथ खड़ा होना है ना। हाँ, तुम भी अपने घर के लिए भाग दौड़ करती हो ना, ये भी करता है, मैं भी करता हूँ। अगर मेरे घर वाले भूखे रहते हैं तो मैं भी भूखा रहता हूँ, तो मैं बाहर से जाके खाना खा के नहीं आ जाता। आप रिस्पॉन्सिबल हैं, जो आप घर के हेड हैं, तो देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। दैट व्हाट आई एम सेइंग। अगर जो मलक ने नक्शा खींचा है कि गर्दिशी कर्जा इतना फला इतना फला इतना फला इतना, पिछले 40 साल से 2 पार्टी सिस्टम है, डिक्टेटर्स का वक्त निकाल दे तो ठीक है, नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी, कलीमुल्ला समीउल्ला कलीमुल्ला, ठीक है। 7 दफ़ा वो IMF के पास चले गए, 4 दफ़ा ये चले गए। IPP उन्होंने बनाई, ये उसकी आबियारी करते रहे, ठीक है। तो अब वो भुट्टो साहब ने बनाई स्टील मिल, बंदे वाड़ दिए इन्होंने अपने। PIA जिससे दुनिया सीखने आती थी, ठीक है, उसमें आपने बंदे पे बंदा वाड़ दिया। एक फ्लाइट के ऊपर 600 क्रू तो वेट कर रहे होते थे, तो तबाहियां नहीं होंगी। तो जो इन्होंने तबाहियां की हैं, मेरा रोना क्या है? मेरा रोना यही तो है कि जिन्होंने तबाहियां की, यार उन्हें तो हीरो ना अत्तार के लोंडे से बार बार दबा लिए जा रहे हो आप। यार कुछ और भी करके देख लो, आउट ऑफ द बॉक्स करके देख लो। ये पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है, उन्हीं लोगों को लाला के आप क्यों बिठाते हैं जिन्होंने इस मुल्क की तबाही में अपना किरदार अदा किया। मैं ये समझता हूँ कि इंतखाबात किसी भी मुल्क के अंदर जमहूरी इस्तेकाम का सबसे बड़ा जरिया है, ठीक है। मैं इन हालात में भी अपने तमाम सियासी कायदीन से कहूँगा कि खुदारा पाकिस्तान का सोचें यार, हम बहुत मुश्किल में।
IMF ने जो नई तजावीज़ दी है मलिक साहब, वो तुसी क्योंकि फिगर्स देते कॉमर्स नू समझ दो, वो आज कल आप इस पे डिस्कस कीजिएगा। IMF ने जो एनर्जी उस पे जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया हमारे प्रपोजल, ठीक है ना, तो हमें पता ही नहीं चल रहा, हम अंधे, हम आपस में लड़े जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि हमारे सामने खड़ा क्या है। IMF असल हुक्मरान IMF है, वो जो चाहे वो कर सकता है, हम भी हवाओं में उड़े जा रहे हैं। ऑब्वियसली शराइत तो उन्हीं की प्रिवेल करेंगी ना फिर, जब हम उनके तहत मातहत होकर ये हमारा बड़ा गुस्सा होता है, ये हम ऐसे गुस्सा निकाल ले। देखें, बैंक के पास मैं गया हूँ, मतलब मैं कोई बैंक की तारीफ, मैं कोई ये ना मुझे कह रहे कि मैं कोई एजेंट ही कर रहा हूँ। मेरी सिंपल सी बात है ना, मैं अपना घर अच्छा नहीं चला रहा। अगर मैं अपने बच्चों का अपना जितनी मेरी आमदनी है उसके हिसाब से मैं घर नहीं चला रहा, तो बैंक तो मैं गया हूँ ना, बैंक ने तो मुझे अगवा नहीं ना किया। तो मेरा दुश्मन IMF नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरा दुश्मन मेरा मैनेजर है। अगर किसी भी इंसान की रियासत एक लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग का मैंने आपको सिंपल बता दिया है कि 9,000 अरब आपके पास पैसे इकट्ठे होते हैं, जो आप मेरे जब ये सिगरेट लेता है, मैं जब कोई पेट्रोल डलवाता हूँ, ये सारा हम पे ना कोई 250 अरब मेरा इन्होंने एडिशनल हमसे पेट्रोल से लिया। तो यार करके आप अखराजात कंट्रोल नहीं करते। मैं मुख्तसर जो बात आपसे करना चाह रहा हूँ, जो असल चैलेंज है, मेरा नहीं ख्याल पॉलिटिशियन, हमने ये बड़ी दुकान लगाई हुई है, इसमें मीडिया बड़ा शामिल है कि जी चोर होंगे चोर, मगर इनकी सारी चोरी भी रिला लेना तो कल IMF IPPs पूरा नहीं करता। इनकी 75 साल की सारे पॉलिटिशियनों के सारे डाके डालो, एवन फील्ड, तफरानी फील्ड, प्लेइंग फील्ड सारी पालो, 4,000 अरब नहीं बनता। तो आपके हाँ इतनी ब्लीडिंग हो रही है। मैं ऑनेस्टली समझता हूँ एज ए इंसान, एज ए पाकिस्तानी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है। ये निज़ाम फर्दर नहीं चलेगा, ये इंतहाई इनएफिशिएंट निज़ाम है, करप्ट है, डिलीवर करता कुछ नहीं। दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी जहाज़ के साथ 23 या 24 का हमला होता है, हमारा हमला वो रानी ने बड़ा सही बताया, ये ख़त्म ही नहीं होते। PIA ने बाल्टा एयर बनाई, जो यूरोप की एयर है, PIA ने एमिरेट्स एयर दुबई की बनाई, दुनिया में एक नाम था PIA का, आज हमारी खुद डिफॉल्ट का शिकार है। तो साबित ये हो रहा है कि हमारा मसला IMF के पास हल नहीं है। और मैं आतिफ को बड़ा कोड किया, आतिफ चौधरी अपने इमरान खान का भी बड़ा डार्लिंग था, बल्कि इसने स्पीचेस की थी कि मेरे पास एक बहुत बड़ा ब्रेन है। आतिफ मियाँ वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ना प्रोफेसर है, मैंने उसको सुना है, वहाँ से मुझे एक बीमारी की समझ आई। उसने कहा कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो कर्जा नहीं है, वो कर्जा गैर तरक्याती कर्जा है। बस आप कर्जा लेके तनख्वाहें दे देते हो, कर्जा लेके आप पुलिस को पिस्तौलें ले देते हो, कर्जा लेके आप रेलवे को चला रहे हो, कर्जा लेके आप स्टील मिल को चला। वो कहता है भाई अगर कर्जा लेते हो तो उसको प्रोडक्टिव बनाओ। तो ये पाकिस्तान को अगर किसी ने बचाना है ना, तो इस निज़ाम को चैलेंज करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेरा दोनों से बारी बारी सवाल है कि ये इलेक्शंस जिस तरह से देख रहे हैं कि राना साहब ने भी कहा, मलिक साहब, कि इलेक्टेबल्स जो हैं वो एक दफ़ा आउट हो गए हैं, तो आप समझते हैं कि ये इलेक्शंस जो हैं इस लिहाज से बड़े एक पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रखते हैं? वो राना बड़ा सियाना है, ये बात मैंने पहले की थी, पहले क्या कहना मेरे नंबर कटा देना। मैं 200% अग्री से करता हूँ कि इसमें मैं इमरान को सलूट भी करता हूँ, PTA को सलूट भी करता हूँ कि उसने एक 75 साल का एक गन था कि जी इलेक्टेबल होते हैं, फ्यूडल होते हैं, उनके लोग होते हैं, ये होते हैं, ये कोई आम शाम लोग नहीं थे जंगीर दिन। मुझे ये समझ नहीं आती, ये चौधरी सरवर साहब कैसे उधर भी जाए तो गवर्नर, इधर भी जाए तो गवर्नर। शेख रशीद गेट नंबर 4 बड़ा मशहूर था। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने पोलिटिकली बहुत गेन किया इस इलेक्शन में। इसमें सबसे बड़ा जो गेन किया है कि अब आपको किसी ना किसी सूरत पे जो नेगेटिव वेज थे ना कि आप इलेक्टेबल्स ले आएँ, आप ये कर लें, आप मुनीवरिंग कर लें, वो तो हो गए हैं सारे साहब। मतलब परवेज हटक के 2013 में मेरा हाल 11 भाई बहन, मुझे रिश्ते ही याद थे उनके, मामा चाचा सारी फैमिली, क्योंकि 16-17 मैंने MP थे, आज एक सीट नहीं आई। तो इसमें एक चीज़ का क्रेडिट है, हर पार्टी की कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ आने वाला पाकिस्तान इससे भी, मैं थोड़ा सा आधा सेकंड ज़्यादा लूँगा, मुझे लगता है अगले इलेक्शन में नवाज़, जरदारी, मौलाना और इमरान, ये सारे 70+ होंगे। मुझे लगता है एक नया पाकिस्तान बनने जा रहा है। अच्छा राना साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि 2013 में हमने देखा कि जो खान साहब ने नारा लगाया ना, वो यही कि मैं नए चेहरे लेकर आऊँगा, और 2018 के करीब जब इलेक्शंस करीब आए तो हमने देखा कि उन्हीं को जो है वो वही जो नए चेहरे थे उनको साइड पे करके इलेक्टेबल्स लाए गए, और जो कि ख़राब फैसला साबित हुआ, वक्त ने साबित किया। तो आज आपको लगता है कि खान साहब ने सीख लिया और वापस जो है वो इस इलेक्शन में डेफिनेटली इलेक्टेबल्स अवॉइड किया गया? मलक, मैंने इन्फॉर्मेशन चोरी करके शेयर कर दी। चोरी नहीं है, ठीक है ना? तो लेकिन मैं कभी नहीं कहूँगा कि मेरी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पे डकैती मार के पहले बोल जाता है। तो वो क्योंकि ये हमारे दोनों के दरमियान मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी है, हम मुफादात का टकराव नहीं है हमारे अंदर ना, तो इसलिए ये चल जाएगा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान को आपने आगे लेके जाना है तो ये कब्जा ग्रुप खानदानों से पीछे छुड़ा लें, लेके आए नए चेहरे,
उन लोगों को तो लेके आए ना कम से कम यार, जिन्हें टीन की छत के नीचे रोते हुए बच्चों की तकलीफ का तो एहसास हो। उन लोगों को तो लेके आए जो जब ईद आती है और एक बाप ये देखता है कि मैं अपने बच्चों को नए कपड़े नहीं दिला सकता, तो जिस अजाब से गुजरता है उसका तो हो। ये एक बाप जब तनख्वाह लेके आता है और उसे बार बार गिनता है और अपनी जरूरतों को गिनता है तो वो ज्यादा होती है, तो उसे जिस मायूसी का इन्हें तो गुर्बत इन्होंने किताब में भी नहीं पढ़ी यार, इन्होंने तो गुर्बत फिल्म में भी नहीं देखी, फास्ट फॉरवर्ड कर देते। ये कैसे इस मुल्क को चला सकते हैं? तो मैं यही दस्तबदस्ता अर्ज करूंगा कि भाई इस मुल्क के ऊपर रहम करें और लोगों को आने दें, टैलेंटेड मलक को बिठाएं, मलक जैसे लोगों को, पढ़े लिखे तालीम याफ्ता रिकमेंड कर दूं, मैं राना को रिकमेंड तो ये और आप दोनों तुम्हें रिकमेंड कर। वैसे मैं अग्री करती हूँ इस चीज से, क्योंकि अगर पार्लियामेंट में एलीट की नुमाइंदगी होगी तो उनके इंटरेस्ट जो है वो एड्रेस होंगे। अगर पार्लियामेंट में जो मिडिल क्लास है उसकी नुमाइंदगी होगी तो मिडिल क्लास के जो मामलात होंगे, जो इनके इंटरेस्ट होंगे, उसके फायदे में बातें होंगी। आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।